नमस्ते। मेरा नाम राखी मित्तल है। मैं मास्टर्स इन वैदिक लिटरेचर की छात्रा हूँ और मेरा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू वैदिक पीपल एंड वैदिक पीरियड और विषय है मिथ ऑफ डार्विन थ्योरी। डार्विन 19वीं शताब्दी के एक प्रकृतिवादी खोजकर्ता थे जिन्होंने इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1859 में उन्होंने यह सिद्धांत दिया और बताया कि आज की भिन्न प्रजातियां आद्य रासायनिक द्रव्य से अकस्मात संयोग यानी कि बाय चांस द्वारा पैदा हुई हैं। उन्होंने बताया कि एक कोशिकीय सजीव से अनेक स्तरों में विकसित होते होते नए प्रजातियां बनी, जिसके पीछे प्राकृतिक चयन का नियम था। करोड़ों साल पीढ़ी में परिवर्तन होते होते सजीवों में नई जातियां और उच्चतर स्तर विकसित होते गए, ऐसा उनका कहना था। बाद में मेडल नाम के वैज्ञानिक ने जीन म्यूटेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया और इसके आधार पे डार्विन के सिद्धांत में ये बात बताई कि जीन म्यूटेशन के कारण यह वांशिक परिवर्तन आए और जातियों में नई नई जातियां पैदा होती गईं। परंतु जब इन धारणाओं को वैज्ञानिक कसौटी पर परखते हैं तो पता लगता है कि उनके पास ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिसपे यह साबित हो सके कि एक सजीव कोशिका से अनेक जीव उत्पन्न हुए होंगे। कुछ वैज्ञानिक विश्लेषणों से पता लगा कि एक कोशिकीय सजीव से अनेक प्रकार के भिन्न जातियों के जीव पैदा होने की संभावना 10,40,000 में एक है, यानी कि एक कोशिका से भिन्न जातियां विकसित हुई होंगी, ऐसा कहना बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। डार्विन यह नहीं बता पाए कि म्यूटेशन कौन से प्राकृतिक नियमों से होता है और अकस्मात कैसे होता है। कोई भी आकस्मिक घटना एक बार होती है। यदि उत्पत्ति आकस्मिक घटना है तो फिर वही आकस्मिक घटना बार बार कैसे हुई और क्यों हुई, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक कोशिका से जटिल स्तनधारी जैसे शेर, हाथी, मानव कैसे पैदा हुए, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। जीन जो कि अनुवांशिक गुण आगे ले जाते हैं, परंतु वे स्वयं ही एक बहुत ही जटिल भौतिक आकार के होते हैं। तो ये जटिल प्रक्रिया के पीछे आकस्मिकता का सिद्धांत कैसे लागू होता है, इसका कोई आधार नहीं है। प्रकृति चयन के नियम से कैसे बिना किसी के संचालित सदैव वही परिवर्तन होता रहता है, इसका उनके पास में कोई भी उत्तर नहीं है। एक कोशिका की संरचना और संचालन ही अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है। फिर एक कोशिका से मानव जैसा बहुत ही अत्यंत जटिल प्राणी कैसे हो सकता है। तो ये चांस और नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी फेल हो जाती है। मानव ने अपने बुद्धि कौशल से क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा नई प्रजातियां, बेहतर प्रजातियां तो पैदा की पर नई प्रजातियां नहीं पैदा कर पाया, और उसके पीछे भी मानव की बुद्धि कौशल काम करती थी। इसमें आकस्मिकता और प्राकृतिक चयन का नियम कहीं भी सफल नहीं है, यह वैज्ञानिकों का मानना है और यह वैज्ञानिकों ने प्रमाणित भी किया है। तो फिर ये कैसे हुआ कि प्रकृति में प्राकृतिक चयन से सारी भिन्न जातियां पैदा हुई, जैसे कि डार्विन ने कहा। डार्विन थ्योरिस्ट नहीं बता पाए कि निर्जीव से प्रारंभिक सजीव कैसे उत्पन्न हुआ, एक कोशिकीय में सजीवता कैसे आई। भूगर्भ वैज्ञानिकों को फॉसिल्स में, जीवाश्म में
एक जाति की दूसरी जाति में धीरे धीरे परिवर्तन होने का प्रमाण भी आज तक नहीं मिला है। तो ये कहना कि करोड़ों साल धीरे धीरे नई पीढ़ियां एक जाति से नई जातियां बनी होंगी, यह भी आधारहीन है। डार्विनिस्ट का कहना है कि मानव शरीर धीरे धीरे बंदरों से विकास होते होते बना है। उसके पीछे उनका मत है कि बंदर का दिमाग छोटा होता है और मानव का दिमाग आकार में बड़ा होता है, यही फर्क है मानव और बंदर में। यदि ऐसा है तो आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव का दिमाग आकार में ही नहीं, उसमें कई जटिल तंत्रिकाएं हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो कि मानव की विभिन्न जटिल क्रियाओं के लिए आधार हैं, जो कि बंदरों में नहीं पाई जाती। जैसे कि भाषा एक प्रमुख आधार है जिससे कि मानव सारी ही पशु जातियों से भिन्न है। कोई भी पशु जाति, कोई भी बंदर जाति मानव के 6-7 महीने के बच्चे जितना भी नहीं बोल सकती। एक विकसित अर्ध मानव जाति, बंदर जाति नहीं बोल सकती। तो ये कैसे संभव है कि बंदर से मानव का विकास हुआ होगा? यह आधारहीन लगता है आज के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है। यहां भी डार्विन असफल हुए हैं। बहुत से भूगर्भ वैज्ञानिकों और पुरातत्व ने प्रमाण किया है कि जिस प्रकार आधुनिक मानव के अवशेष प्राचीन शिला स्तरों में प्राप्त हुए हैं, उसी तरह आदि मानव की मौजूदगी भी 2-3 लाख वर्षों से पहले जैसे जो कि खत्म हुई कही गई थी, वो भी मानव के साथ पाई गई है। तो इससे पता लगता है कि आधुनिक मानव और आदि मानव, अर्ध विकसित आदि मानव साथ साथ रहे होंगे। इनका आपस में विकसित होने का कोई उचित प्रमाण नहीं मिलता। तो इस आधार पर वैज्ञानिक पक्षों को देखते हुए कहा जा सकता है कि डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी एक कोरी परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है, जिसे वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम देना बिल्कुल अवैज्ञानिक है। धन्यवाद।